हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है मॉलिक्यूलर मैप्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके कोई भी मैप जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दो टाइप के मैप्स होते हैं, फिजिकल, जेनेटिक, दोनों का ही कंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मैप्स दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक जेनेटिक होता है। फिजिकल मैप ऐसा होता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर हम बताते हैं कि किस किस लोकेशन पे कौन कौन सी जीन जो होगी वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। एक होता है जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप में मॉलिक्यूलर मार्कर्स की लोकेशन कहाँ कहाँ है ये हमें पता चलती है, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सा हम जो भी डीएनए फ्रेगमेंट होता है वो बनाते हैं और उसके ऊपर जीन्स को प्लेस करते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स को प्लेस करते हैं। तो दो टाइप के मैप्स होते हैं, पहले हम फिजिकल मैप्स की कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, फिर जेनेटिक पढ़ेंगे। एक्चुअल में जेनेटिक वाले जो होते हैं इसमें मॉलिक्यूलर मार्कर्स का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे RAPD, RFLP, AFLP वगैरह। तो इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। तो उसकी जो भी वीडियो है जेनेटिक मार्कर्स वाली, जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स वाली है, वो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वहां पे आप जाके और पूरा मॉलिक्यूलर मार्कर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेना। उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मैप जो भी जेनेटिक मैप्स होते हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो एक सिंगल वीडियो नहीं है, दो डिफरेंट वीडियोस हैं, तो दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, डीएनए या मॉलिक्यूलर मार्कर लिख के, तो वहां से आप ज़रूर उस वीडियो को देख लेना। अभी हम सिर्फ फिजिकल मैप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल मैप्स की कंस्ट्रक्शन अलग अलग मेथड से हो सकती है। जैसे एक होता है जिसे इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसके दो टाइप्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक जीनोमिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो दोनों बताऊंगी अभी मैं आपको। पहले इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन है क्या वो हम जान लेते हैं। तो इन सीटू हम जो भी सेल जिसकी भी स्टडी कर रहे हैं, जिसके भी डीएनए की हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर डीएनए के स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंसेस जो भी हमें देखने हैं, उसके लिए हम प्रोब्स कंस्ट्रक्ट करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास एक डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के लिए एक प्रोब होता है, और उस प्रोब के साथ टैग्ड हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स एंड फ्लोरोसेंस कंपाउंड्स होते हैं। अब इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो, रेडियो आइसोटोप्स का भी यूज किया जाता है एंड फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स का भी यूज किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपने कौन से टैग का यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी फाइनल एनालिसिस की टेक्निक होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे रेडियो आइसोटोप्स के लिए हम ऑटो रेडियोग्राफी का जनरली यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए। फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स जो होते हैं इनकी डिटेक्शन के लिए जनरली हम इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या करते क्या है हम इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन में। तो सबसे पहले टारगेट जो भी सीक्वेंस है उसे डीनेचर करते हैं। यानी आपके पास मान लो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल था, तो उसे डीनेचर करोगे ताकि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएं। ऐसा किस लिए किया जाता है? क्योंकि प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस है, उसे टारगेट साइट पे जाके बाइंड करना है। तो अगर टारगेट साइड पहले से डबल स्ट्रैंडेड होगी तो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब उससे बाइंड नहीं कर पाएगा। तो हमें टारगेट के दो अलग अलग स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना होता है, ताकि उसका जो भी स्पेसिफिक सीक्वेंस है उस पे जाके जो भी हमारा प्रोब है वो जाके बाइंड कर जाए और हमें रेडियो एक्टिविटी या फ्लोरोसेंस दिखे। तो हम सबसे पहले टारगेट सीक्वेंस को डीनेचर करेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म कराएंगे विद प्रोब। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस के साथ उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। जब ये हाइब्रिडाइजेशन कर ली तो जहां जहां पे वो डीएनए सीक्वेंस को, उस प्रोब सीक्वेंस को टारगेटेड डीएनए सीक्वेंस मिला होगा, वहां वहां पे आपको फ्लोरोसेंस या रेडियो एक्टिविटी दिखेगी। तो थर्ड स्टेप होता है जिसमें हमें वो रेडियो एक्टिविटी या फ्लोरोसेंस देखनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लोकलाइजेशन करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से या इम्यूनोफ्लोरोसेंस की मदद से। इनमें से कुछ भी टेक्निक यूज कर सकते हो, जैसे बताया, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टैग यूज्ड।
अब इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन और एक जीनोमिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरोसेंस वाला को फिश बोलते हैं एंड जीनोमिक वाले को जिश बोलते हैं। तो ये दो टेक्निक्स हैं, ये आपने शॉर्ट फॉर्म जरूर सुनी होगी, जिश एंड फिश। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? तो फ्लोरोसेंस वाले में हम फ्लोरोसेंट कंपाउंड से टैग करते हैं और जो भी प्रोब और टारगेट का सीक्वेंस जो उनकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी होने की वजह से, बाइंडिंग होने की वजह से बना, वो एंटीजन की तरह बिहेव करता है और वो जो एंटीजन होता है उसे हम एंटीबॉडी से डिटेक्ट करते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फ्लोरोसेंस टैग का यूज करेंगे, वो एंटीजन की तरह बिहेव करता है और उससे बाइंड करने के लिए हम एंटीबॉडी प्रोवाइड करते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट जो होता है उसे जिश बोला जाता है, जीनोमिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ये जो टेक्निक होती है इसमें पूरे जीनोम की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेक्निक परफॉर्म की जाती है और जो भी जीनोम है उसकी क्या ओरिएंटेशन है, जीनोमिक रिलेशनशिप डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्या क्या है, तो उसके लिए जिश टेक्निक यूज होती है। आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना कि हर एक टेक्निक में क्या होगा, बट बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए ताकि इस पे जो भी क्वेश्चन आए उसे आप इजीली उसके अंदर ये चीजें ऐड कर सको, समझ सको, लिख सको। ठीक है, तो इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो टेक्निक होती है उसे रिस्ट्रिक्शन मैपिंग बोलते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग कौन सी टेक्निक है? ये बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो भी जीन के होते हैं उनको डिटरमाइन करते हैं बाय क्लीविंग दैट पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। सो वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस टू मेक कट्स ऑन द डीएनए सीक्वेंस। तो आपके पास एक डीएनए सीक्वेंस है, उसमें अलग अलग जीन्स हैं, हर जगह को, हर एक जीन को कट करने के लिए हम अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस का यूज कर सकते हैं और फिर ये लोकलाइज कर सकते हैं कि कौन सी जीन उस पर्टिकुलर मैप में, फिजिकल मैप में कहाँ पे लोकेटेड होगी। तो हमें साइट्स पता चल जाती हैं क्लीवेज की, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और मैप क्रिएट करते हैं, फिजिकल मैप। तो मैप जैसे मैंने आपको बताया, आप ऐसे एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर जीन्स किस तरीके से लोकेटेड है उनका आप सीक्वेंस देखते हो, तो वो सीक्वेंस आप रिस्ट्रिक्शन मैपिंग से भी देख सकते हो। तो डाइजेशन ज्यादातर हम मोर देन वन एंडोन्यूक्लिएज से कराते हैं, उससे प्रॉपर आपको आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है। अब ये जो भी आइडेंटिफिकेशन होती है, साइट्स वगैरह की अरेंजमेंट होती है डेफिनेट ऑर्डर में, ये सारी आप मैप पे फिर प्लेस करते हो और मैप जनरेट करते हो। ये टेक्निक किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करते हैं तो उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन मैपिंग किस तरीके से आप कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट एक टेक्निक होती है जिसे क्रोमोसोम वॉकिंग बोलते हैं। अब क्रोमोसोम वॉकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे जीनोमिक लाइब्रेरी होती है, सीडीएनए लाइब्रेरी होती है, इसकी भी एक वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक जरूर इसका देख लेना और वो जो भी लाइब्रेरीज हैं उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। अब ये जो लाइब्रेरी होती है इसमें अलग अलग डीएनए सीक्वेंसेस के जो भी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको वेक्टर में इंसर्ट करके रखा जाता है, तो ऐसे क्लोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक जीनोमिक लाइब्रेरी में जो भी पॉसिबल फ्रेगमेंट्स हैं पूरे जीनोम के, उनके क्लोन्स रखे जाते हैं। ये क्लोन्स को आप यूज कर सकते हो ये जानने के लिए कि इस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस के बाद कौन सा डीएनए सीक्वेंस हो सकता है। जैसे मान लो इसका कोई ओवरलैपिंग सीक्वेंस है, वो आप ढूंढोगे, मान लो वो यहाँ मिल गया, तो इसका मतलब कि इस डीएनए सेगमेंट के बाद ये वाला डीएनए सेगमेंट आता है उस पर्टिकुलर जीनोम में। तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग। आप एक क्लोन को सीक्वेंशियली दूसरे क्लोन से ओवरलैप करवा रहे हो और फिर डीएनए सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट कर रहे हो, या जीन्स का सीक्वेंस जो भी है क्रोमोसोम के ऊपर वो फाइंड कर रहे हो। तो इससे भी आप मैप्स जनरेट कर सकते हो, इसे क्रोमोसोम वॉकिंग बोलते हैं। इसमें बस आपके पास पूरे क्रोमोसोम के रीजन की सीक्वेंसेस जो भी होते हैं क्रोमोसोम के वो होने चाहिए, तो इस तरीके से क्रोमोसोम वॉकिंग होती है। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम जंपिंग। क्रोमोसोम जंपिंग वॉकिंग की तरह नहीं है,
कैसे? वॉकिंग में मैंने बताया ओवरलैपिंग सीक्वेंस देख के फिर आप आगे आगे वाले सीक्वेंस की साइड जाते हो। क्रोमोसोम जंपिंग में हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स को क्लोज लाने की कोशिश करते हैं टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मान लो आपके पास ये बड़ा डीएनए सीक्वेंस है एंड दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर मार्कर, तो बीच का सीक्वेंस आपके रिक्वायर्ड नहीं है, आपको नहीं चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है मान लो। तो आप क्या करोगे कि इस पर्टिकुलर रीजन को निकाल दोगे, इस पर्टिकुलर रीजन का साइज डिक्रीज कर दोगे, ताकि आपका जो भी मॉलिक्यूलर मार्कर है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के काफी पास आ जाए। जिससे क्या होगा कि आप इजीली मार्कर को जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हो और फर्दर जो भी आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना है वो कर सकते हो। इसे क्रोमोसोम जंपिंग बोलते हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा सीक्वेंस जंप करके आप आगे वाले सीक्वेंस को यूज कर रहे हो, तो इसीलिए क्रोमोसोम जंपिंग होता है। एक रेडिएशन हाइब्रिड मैपिंग भी होता है, इसमें रेडिएंट हाइब्रिड्स का आप यूज करते हो। तो बेसिकली सोमैटिक सेल हाइब्रिड्स होते हैं जिन्हें आप रेडिएशन वगैरह प्रोवाइड करते हो, और वो जो भी हाइब्रिड्स हैं उनके अंदर डीएनए का सेगमेंट होगा जिसको रेडिएशन आपने प्रोवाइड करी थी, तो उसके अंदर कुछ म्यूटेशन वगैरह हो गई और उसे फिर आप इंटीग्रेट कर देते हो किसी और ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम के साथ, जैसे यहाँ रोडेंट क्रोमोसोम हम जनरली लेते हैं। और फिर उसके बाद जो भी हाइब्रिड क्लोन्स हैं उन सबको स्क्रीन करते हैं और जो भी मार्कर है उनके बेसिस पे लोकेलाइज करते हैं कि कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस टेक्निक का भी यूज करते हैं, बट ये इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, ज्यादातर हम ऊपर वाली टेक्निक्स का यूज करते हैं। क्यूटीएल मैपिंग भी आपने सुना होगा, तो ये भी बेसिकली जीन्स का अरेंजमेंट ही है ऑन दी क्रोमोसोम, बस डिफरेंस इतना है कि ये जो भी जीन्स होती हैं इन्हें क्यूटीएल बोलते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के लिए ये टेक्निक यूज होती है। तो जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर प्लांट में प्रोडक्टिविटी किस पर्टिकुलर जीन से अफेक्ट हो रही है, तो उस जीन को आप उसकी जो भी लोकेशन होगी उसे क्यूटीएल बोलोगे, और उन क्यूटीएल्स को जो भी आपके इंटरेस्ट के हैं उन्हें आप क्रोमोसोम पे प्लेस करते हो। इसके लिए क्यूटीएल मैपिंग होती है, क्यूटीएल एनालिसिस होती है, फिर लिंकेज मैप्स जो हैं वो आप जनरेट करते हो। बस ये क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के लिए होता है, बाकी ट्रेट्स के लिए नहीं होता है। तो आई होप कि आपको फिजिकल मैप्स की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है ये समझ आ गई हो। मॉलिक्यूलर मार्कर वाला, जेनेटिक मार्कर वाला, कंस्ट्रक्शन वाला मैं वीडियो लिंक करूंगी, तो वो आप देख लेना। RFLP, AFLP, RAPD, ये जो भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, SSR भी होता है, तो ये सब टेक्निक्स का यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर मार्कर्स के जो भी मैप्स होते हैं, जेनेटिक मैप, वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वो वीडियो जरूर देखना। थैंक यू। बाय बाय।